हेलो एवरीवन, दिस इज हिना शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द प्रोविजंस आर कंटेन्ड फ्रॉम सेक्शन 31 टू सेक्शन 36। चलिए बात करते हैं व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एंड इट सेज कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है हम उनको एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं विच एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कोलेटरल कंडीशंस। वो कोलेटरल कंडीशंस कैसी, जो किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर डिपेंड करती है। बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं किसी भी इवेंट के होने के लिए ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट और ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के नहीं होने के ऊपर, तो वहाँ पे जो कंडीशंस कोलेटरल हैं वो बेसिकली डिपेंड करती है ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। यही है आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जो आपके जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कई बार हम लोग ये कंफ्यूजन हमें हो जाती है कि क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आएंगे, बट बेसिकली वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली वो डिपेंड होते हैं कुछ कंटिंजेंसी पे। और वो कंटिंजेंसी कैसी होगी? कंटिंजेंसी होगी अनसर्टेन। कैसी कंटिंजेंसी? अनसर्टेन। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप सर्टेन नेचर का करते हैं जो कि एक डेफिनेट है, मान लीजिए मैंने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगी जब बी की डेथ हो जाएगी तब, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो डेथ इज अ डेफिनेट और अ सर्टेन एक्ट, सर्टेन इवेंट। तो यहाँ अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो बेसिकली आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर वहीं मैं कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करूँ, मैं ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज कीजिए ए बी को बोलता है कि तुम सी से शादी कर लो, यू मैरी सी, तो मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, जैसे कि आपके बेयर एक्ट में भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। बट क्या होता है कि अगर ए शादी कर लेगा तो उसको 1000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर बी अगर शादी कर लेगा सी से तो उसको 1000 रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो शादी नहीं करता है तो उसे 1000 रुपीज नहीं मिलेंगे। ये जो है, ये इवेंट जो है ये अनसर्टेन इवेंट है। तो अगर ऐसे अनसर्टेन इवेंट के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो हम उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। वो अगर सर्टेन इवेंट होगा वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इवेंट हैज टू बी अनसर्टेन, या तो वो हो या वो ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेट है कि इवेंट होगा ही होगा तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ जो आपकी डेफिनेशन है जो सेक्शन 31 है वो यही कहता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि कोलेटरल है ऑन टू डू, कोलेटरल है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो अगर वो इवेंट होता है तो आपको परफॉर्मेंस की जाएगी, इवेंट नहीं होता है तो परफॉर्मेंस की जाएगी। अब बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के साथ प्रपोजल किया गया, एक्सेप्टेंस आई, प्रॉमिस बन गया, इन्फोर्स बाय लॉ हो गया, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है वहाँ पे कंडीशन प्रीसीडेंट्स दी होती हैं। यहाँ क्या है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि आपके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन अराइजन, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है इस अनसर्टेन इवेंट के होने और ना होने पर। अगर आपने इस इवेंट के होने के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो इसका एनफोर्समेंट सेक्शन 32 कहता है आप तभी करा सकते हैं जब वो इवेंट हो जाएगा, उससे पहले आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद लॉ में एडमिशन ले लेते हो तो मैं तुमको 1000 रुपीज दूंगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है बी की चॉइस पे, अगर बी एडमिशन ले लेगा तो उसको 1000 रुपीज मिल जाएंगे,
लेकिन अगर बी एडमिशन नहीं लेता है लॉ में या लॉ कंप्लीट नहीं करता है तो उसको 1000 रुपीज नहीं मिलेगा। दिस इज बेसिकली अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो इवेंट हो जाता है तो वो आएगा आपके सेक्शन 32 में, और ये कहा जाता है कि जब भी इवेंट के हैपनिंग पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसका इन्फोर्समेंट 32 में होगा, और वो इन्फोर्समेंट आप तभी डिमांड कर सकते हो, परफॉर्मेंस आप उसकी तभी डिमांड कर सकते हो जब वो इवेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम विद द केस ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 33 ये कहता है कि जब भी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली जो कि डिपेंड करता है एक इवेंट की नॉन हैपनिंग पे, जैसे कि एग्जांपल है आपके बेयर एक्ट में कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये शिप वापस लौट के नहीं आई या 1 साल में ये शिप वापस लौट के नहीं आई तो मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, ठीक है। अब शिप जो है वो डूब जाती है, तो बेसिकली नॉन हैपनिंग पे डिपेंड था इवेंट, और अगर वो इवेंट नहीं हुआ है तो आप उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिमांड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 33, ठीक है। अब अगर हम 34 की बात करें तो ये बेसिकली एक डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है। सेक्शन 34 में मैंने डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ जो इवेंट है ना वो बेसिकली लिंक्ड है ह्यूमन कंडक्ट से। ये कैसे, ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम सी से शादी कर लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सी तो ऑलरेडी डी से शादी कर चुका है। सी क्या है, डी से ऑलरेडी शादी कर चुका है। दिस इज बेसिकली द ह्यूमन कंडक्ट जिसने कि इस एक्ट को क्या बना दिया है, इम्पॉसिबल बना दिया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आफ्टरवर्ड या तो सी डी से डाइवोर्स ले ले या डी की डेथ हो जाए, तो इन दोनों ही केस में ऐसा हो सकता है कि सी बाद में बी से शादी कर ले। लेकिन अभी तो ये जो इवेंट दिख रहा है ये इम्पॉसिबल इवेंट दिख रहा है, इसीलिए इस सेक्शन 34 को हम डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप इसको ऐसे पढ़े दैट इवेंट इज लिंक्ड विद ह्यूमन कंडक्ट, लिंक्ड है किससे, ह्यूमन कंडक्ट से, कि आप ऑलरेडी एक ऐसा एक्ट कर चुके हैं जो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंडीशन पे बेस्ड था उस कंडीशन को कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल बना चुका है। ऐसी पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर कि डेथ या डाइवोर्स के बाद शादी कर सकता है वो बी से, लेकिन अभी तो ये फिलहाल इम्पॉसिबल एक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 35 की। जब भी कोई इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग एक फिक्स टाइम में दी गई है, ठीक है, कि 1 साल के अंदर अंदर अगर ये शिप लौट के नहीं आती है तो मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 साल का थोड़े ही दिन में वो शिप डूब चुकी है। तो अब क्या है कि अगर डूब चुकी है तो फिक्स टाइम में वो एक्ट फिक्स टाइम से भी पहले ही हो चुका है, तो वहां तो आपकी परफॉर्मेंस हो ही गई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक फिक्स टाइम है जो कि एक्सपायर हो चुका है बट इवेंट हुआ ही नहीं है। आपने इवेंट की हैपनिंग पे ये किया था एग्रीमेंट। मान लीजिए कि आपने एग्रीमेंट क्या किया कि अगर 1 साल के अंदर अंदर शिप वापस आ गई, शिप रिटर्न्स, ठीक है, वापस आ गई, तो मान लेते हैं कि ठीक है इवेंट हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर डूब चुकी है, तो इवेंट तो फिक्स टाइम में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब वो जो एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट है बिकम्स वॉइड है, अब आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऑल दिस गिवन इन 35, जहाँ फिक्स टाइम की बात आ जाएगी वहां पे आपका सेक्शन 35 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 36 की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जब भी आप वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सेक्शन 36 भी उनमें से एक सेक्शन है। ये बात करता है अग्रीमेंट वॉइड ऑन इम्पॉसिबिलिटी। देखिए आप यहाँ जहां भी देखेंगे ना 31 आप पढ़ेंगे, 32, 33, 34, 35, हर जगह आपको क्या टर्म मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हर जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन जो ये आपका सेक्शन 36 है ये बात करता है अग्रीमेंट वॉइड की। ये एग्रीमेंट वॉइड किस लिए है,
इसका रीजन ये है कि जब ये एग्रीमेंट किया जा रहा था इनिशियली, तभी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बेसिकली बाकी सारी कंडीशंस में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो एक मेन एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का वो ही मिसिंग है। वो क्या कि या तो सब्जेक्ट मैटर ही इम्पॉसिबल था, जो आपका सब्जेक्ट मैटर था वो इम्पॉसिबल था। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें, ए और बी के बीच में ये जो एग्रीमेंट है वो ये हुआ कि तुम सी से मैरिज कर लो, बट आपको पता ही नहीं था कि सी तो ऑलरेडी डेड है, तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वॉइड हो गया। वॉइड किस लिए? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि आप दो स्ट्रेट लाइन है, आप उसको जोड़ दो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे ये कैसा एक्ट है? इम्पॉसिबल एक्ट है। और अगर आप किसी भी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो इनिशियली वॉइड ही है, तो इसीलिए ये यहाँ पे जो टर्म यूज है वो है एग्रीमेंट वॉइड। और जब आप सेक्शन 31 देखेंगे तो 32 देखेंगे तो यहाँ पे जो एक लाइन दी गई है जहाँ पे ये कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी कि जब आपने एग्रीमेंट किया ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट और वो इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है, उसकी हैपनिंग से पहले ही वो इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है, तो वहां पे क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिकम्स वॉइड हो जाएगा। किस वजह से? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसकी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस इन 32 एंड 36। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड है और यहाँ अग्रीमेंट वॉइड है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज बिकम्स वॉइड होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्योंकि जब भी इनिशियल कोई भी ऐसी इम्पॉसिबिलिटी होती है तो उस केस में हमें ये समझना चाहिए कि अग्रीमेंट ही फॉर्म नहीं हुआ। अब जैसे कि हम माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो माइनर के साथ अग्रीमेंट कोई भी किया गया वो वैलिड अग्रीमेंट नहीं है, वो वॉइड है। तो वो जब इनिशियली वॉइड है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट बना ही कैसे सकते हैं? अब दो लाइन जो स्ट्रेट हैं आप उसे कभी भी जोड़ नहीं सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है, तो आप उसको इन्फोर्स कैसे कराएंगे? ठीक है, अगर ए और बी ने मैरिज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और सपोज कीजिए कि ए ने कहा बी को सी से शादी कर लो, सी ऑलरेडी डेड है, तो आप उस इवेंट को कैसे इन्फोर्स कराएंगे या वो कंडीशन फुलफिल कैसे होगी? जब वो हो ही नहीं सकती तो वो तो इम्पॉसिबल है अपने आप में, और जब वो इम्पॉसिबल है और वो उसी टाइम पे एग्जिस्ट करती थी जिस टाइम पे आप अग्रीमेंट कर रहे थे। देखो ये एक डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे? मान लीजिए यहाँ 32 और आपके 36 में यही डिफरेंस है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि तुम सी से शादी कर लो, ठीक है, बट जिस टाइम पे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो सी डेड है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट सी डेड है, तो ये क्या होगा, ये 36 में चला जाएगा। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस समय सी क्या था, एग्जिस्टेंस में था, लेकिन इन फ्यूचर वो क्या करता है, वो डी से मैरिज कर लेता है। तो यहाँ पे जब वो डी से मैरिज कर लेता है तो अब ये कहाँ आ गया, डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी में, सेक्शन 34 में आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ए और बी ने एग्रीमेंट किया था कि तुम सी से शादी कर लो, बट सी ने क्या किया, सी ने जो है वो बी ने सी से शादी नहीं की, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। उसने शादी उससे नहीं की और हो सकता है कि वो किसी और से शादी कर ले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक कंडीशन है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम सी से शादी कर लो, ठीक है, अब सी ने क्या किया, ये भी कहा कि अगर तुम 1 साल के अंदर अंदर शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, ठीक है। अब बी ने
एग्रीमेंट तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया सी के साथ, लेकिन यहाँ पे सी ने क्या किया, सी ने 1 साल तक शादी नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइड हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, बिकम्स वॉइड। तो यहाँ पे बेसिकली जो समझने की बात है वो यही है कि अगर 36 की बात करें तो अग्रीमेंट वॉइड की बात करता है, और 34 की बात करें तो डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, और अगर हम यहाँ 32 की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड की बात करता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।